Hello friends, welcome to Study Guard. In this lecture, I am going to explain the chemistry second chapter solution, in which basically we are going to describe liquid solution. So without wasting time, let us start. I covered the whole chapter in a single video. सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। तो जो फ्रेंड्स सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अलग अलग टाइप का उसमें कंपोनेंट्स होता है, दो और दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स होता है उसके अंदर, और जो उसका कंपोजिशन होता है वो एक सर्टेन लिमिट के अंदर वेरी करता है। सो इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। जो सॉल्यूशन होता है अगर उसमें दो कंपोनेंट हो, इफ़ द सॉल्यूशन हैव अ टू कंपोनेंट, देन उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कंपोनेंट्स जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट होता है वो जो कंपोनेंट होता है वो प्रेजेंट होता है लार्ज प्रोपोर्शन में सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूट होता है ये जो कंपोनेंट होता है ये रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ये डिपेंडिंग है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है। सॉलिड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एज एग्जांपल कॉपर डिजॉल्विंग गोल्ड। एंड नेक्स्ट वन इज़ लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन हो सकता है, उसका एग्जांपल है लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन हो सकता है जिसका एग्जांपल मर्क्यूरी विथ सोडियम हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, एज लाइक सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर। एंड नेक्स्ट वन इज़ लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, एथिल अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। गैस लिक्विड भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, जो कि सोडा वाटर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वन इज़ गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में टू केसेस पॉसिबल होते हैं, लिक्विड और गैस का, वाटर वेपर इन एयर that is cloud, and gas that is mixture of helium oxygen gases, so they are gases solution. These are basically type of solutions. अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट मेथड की जो कि एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जो कंपोजिशन होता है सोल्यूशन का वो डिस्क्राइब होता है उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करके। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। दिस इज what we are going to describe. सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज में हम कैसे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले वेट परसेंटेज आता है जिसमें हम वेट ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लेते हैं और वेट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं, इनटू 100 कर देते हैं ताकि हमें परसेंटेज में वो आंसर मिले। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज में भी सेम केस होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड the next is weight upon volume percentage, that is weight of solute in a gram and volume of solution in a liquid is multiplied by 100. It is all over the expression of the concentration of a solute in a percentage. अब हम एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। As an example, consider 5 gram sugar dissolved in 20 gram of water. What is the WW concentration of sugar in this solution? Here WW is weight of solute upon weight of solution. Here solute is 5 gram sugar and solvent is 20 gram of water. Basically here now the solute plus solvent is mixed solution. Here 20 plus 5 is 25 gram solution हो गया, और 5 gram sugar ये जो हमारा solute हो गया। तो solute divided by solution into 100, it will be give 20%. Next, which I am going to describe is mole fraction. Mole fraction is defined as the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of solution. Example, here X solute is equal to N solute upon N solute plus N solvent, which makes solution. And the next one is also same as the above. When we join the component of solute, it give always a unity. This is all about mole fraction. अब हम एक एग्जांपल लेंगे और इसे काफ़ी अच्छे से समझेंगे। What are the mole fraction of the component of the solution formed when 92 gram glycerol is mixed with 90 gram water? Molecular weight of water is 18 and molecular weight of glycerol is 92.
let's see the solution of question. So here the 90 gram water is equal to 90 gram into 1 mole upon 18 gram of water, which is molecular weight of water. So it will give 5 mole of water. Next is 92 gram glycerol is equal to 92 into 1 mole upon 92. 92 is the molecular weight of glycerol, so it is equal to 1 mole glycerol. So total number of mole is 6 mole. And now I am going to find out the mole fraction. So mole fraction of water is 5 mole upon 6, that is 0.833. Next is mole fraction of glycerol. So mole fraction of glycerol is 1 mole upon 6 mole, that is 0.167. So it is a good idea to check your math by making sure the mole fraction add up to 1. So the mole fraction of water plus mole fraction of glycerol will give us unity always. The next which I am going to describe is parts per million, ppm, which is equal to mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 6. Now I am going to take a question and explain it. So calculate the molar concentration of 2000 ppm of Pb2 plus whose atomic mass is equal to 207 gram per mole. So we see solution of this. So it is ppm is equal to mass into molar mass into 1000. So m is equal to ppm upon molar mass into 1000. So here the 2000 is ppm and 207 is molar mass, and 1000 will be multiplied while we are calculating ppm. So it will be 0.009 mole per liter. Now the next which I am going to explain is molarity. So molarity is equal to moles upon volume. So मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. सो अगर मोल क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ ग्राम्स अपॉन मोलर मास. सो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और इसको एक्सप्लेन करते हैं. सो व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.32 मोल्स ऑफ NaCl इन 3.4 लीटर्स. सो यहाँ पे मोल्स गिवन है, सो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, हमें मोल्स फाइंड आउट नहीं करना है. सो यहाँ पे जो मोलैरिटी है 0.3 मोल्स ऑफ NaCl अपॉन यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये लीटर में ही दिया है 3.4 लीटर. सो हम बेसिकली इसको डिवाइड कर देंगे और 0.94 m is represent molarity of NaCl. So it is all about molarity. Now the next which I am going to explain is molality. So molality is basically is equal to moles upon solute upon kilogram of solvent. I am going to take an example and explain it. What is the molarity of a solution containing 0.46 moles of solute in 2.0 kg of water? सो बेसिकली यहाँ पे मोल्स भी दिए हैं और यहाँ पे जो वाटर है वो किलोग्राम में भी दिया है. सो बेसिकली हम 0.46 मोल को 2.0 ग्राम से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर 0.23 आ जाएगा. अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की. सो नॉर्मेलिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. सो जनरली वी हैव नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विच इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास. सो अगर हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें सो नॉर्मेलिटी आ जाएगी हमारी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली. सो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of 0.53 gram per 100 ml solution of Na2CO3 whose molecular mass is 106 per mole as the following reaction. So here is the solution. So the equivalent weight of Na2CO3 is 106 divided by 2, that is 53 gram equivalent, and the normality is equal to 0.53 gram upon 53 gram per equivalent into 100 ml into 1 upon 100 ml, which is equal to 0.53 gram into 1000 upon 53 gram per equivalent into 100, which is equal to 0.1 equivalent per liter. So now the next which I am going to describe is formality. It's not just a formality. So इसमें जो formality हम उसको describe करते हैं weight of solute in gram upon formula weight into volume in liter. So it is a generally defined as formality. अब हम एक एग्जांपल लेंगे और फॉर्मेलिटी को अच्छे से समझेंगे. सो कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इन विच
948 ग्राम पोटास अलम इज़ डिज़ोल्व इन 5 लीटर सोल्यूशन। सो अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। सो द फार्मूला जो होता है पोटास अलम का वो होता है 474 ग्राम होता है फार्मूला मास, और जो फॉर्मेलिटी ऑफ पोटास अलम होती है वो 1000 इंटू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाई 948 अपॉन 474 इंटू 5000 विच गिव अस 0.4 फॉर्मेलिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो वो है सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ईच वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। करेंगे फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी जिन पे डिपेंड करती हो। तो सबसे पहले जो है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है जिस पे हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर जिस पे हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, एंड थर्ड है प्रेशर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी की। सो जो टाइप्स होती है सॉल्युबिलिटी की वो 2 टाइप होती है। पहला जो सॉलिड लिक्विड में हो और दूसरा जो गैस लिक्विड में हो, दैट मीन सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। सो एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, दैट मीन्स अगर कोई भी हमें सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूट फॉर्म में गिवन है और उसको हम एक गिवन लिक्विड में डिज़ोल्व कर देते, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इट ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, दैट मीन्स जो पोलर सॉल्यूट होगा वो ओनली पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इट मीन सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इनटू द, और वी मे से लाइक डिज़ोल्व लाइक, दैट मीन पोलर डिज़ोल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिज़ोल्व नॉन पोलर। अब हम बात करेंगे लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल के बारे में। सो ये जो लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट मीन्स जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो उनके बीच कैसा बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच पोलैरिटी क्या है मॉलिक्यूल्स की, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। सो ये सब बताता है लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। सो जो सॉल्यूट्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में वो क्लासिफाइड हैं आयनिक और नॉन आयनिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड होता है वो कंस्टिट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस, और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन आयन वो लैटिस एनर्जी होती है विच अपोज द टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट टू डिज़ोल्व। मेनी non-ionic solute dissolve in a polar solvent due to hydrogen bonding. So it's all about nature of solute. Now here the note point is if both polar or both non-polar the solubility is high, and if both are dissimilar the solubility is found low. That means अगर solute polar है और solvent non-polar है तो इनमें जो solubility होगी वो बहुत ही कम पाई जाएगी। अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो इनमें जो सॉल्युबिलिटी है वो काफ़ी हाई पाई जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन द हाइड्रेशन एनर्जी इज़ हाई द आयनिक सॉलिड इज़ मोर सॉल्यूबल, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द आयनिक सॉल्यूट हैविंग हाई लेस लैटिस एनर्जी हैव मोर सॉल्युबिलिटी। दैट मीन जो आयनिक सॉल्यूट होते हैं उनके पास लेस लैटिस एनर्जी होता है और मोर सॉल्युबिलिटी होता है। सो अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं काफ़ी लार्ज एक्सटेंट तक सॉल्वेंट में, और इनके पास जो होता है ये हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वाटर का 80 होता है और मिथिल अल्कोहल का 33.5 होता है, और बेंजीन के पास बहुत ही कम और लो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जो कि 2.3 होता है। नॉन आयनिक सॉल्यूट्स की बात करें तो जो गाइडलाइन प्रिंसिपल है लाइक डिज़ोल्व लाइक, दैट इज़ इफ़ द सॉल्वेंट इज़ अ पोलर it will dissolve the polar solute, and if it is a non-polar it will dissolve the non-polar solute in it. अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, जो कि टेम्परेचर है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्यूशन को फॉर्म करेंगे। अगर इन द केस एक्सोथर्मिक इसमें हीट कम्स आउट होगी, दैट मीन इसमें हीट निकलेगी। सेकंड केस की बात करें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट किए और ये हीट को एब्जॉर्ब किए देन ये एंडोथर्मिक होगा। अगर सॉलिड
जिसकी सॉल्विटी ना ही इंक्रीज़ होगी ना ही डिक्रीज़ होगी विद टेम्परेचर, वो फ्लक्चुएशन शो करेगी। अब हम लास्ट फैक्टर देखेंगे जो कि अफेक्ट करता है सॉलिड्स एंड लिक्विड को। सो वो है प्रेशर। सो जो सॉलिड और लिक्विड होता है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है एंड प्रैक्टिकली इट रिमेन कांस्टेंट एंड अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। दैट मीन्स अगर हम प्रेशर को चेंज भी करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, फिर भी जो सॉलिड और लिक्विड है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होने के कारण उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। So the next which I am going to describe is solubility of a gas in a liquid. So the factor affecting solubility of a gaseous solute in a liquid solvent is temperature and pressure. So जो टेम्परेचर होता है वो जनरली अगर हम इंक्रीज़ करें तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है। एंड नेक्स्ट फैक्टर अगर हम प्रेशर की बात करें, सो जो प्रेशर होता है अगर हम उसको इंक्रीज़ करें तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो भी इंक्रीज़ होती है। And the relation between pressure and solubility of a gas in a solvent is given by Henry law. So the next topic which I am going to describe is about vapor pressure. So what is a vapor pressure? The pressure exerted by vapor over the liquid surface at equilibrium is called vapor pressure of the liquid. अब हम बात करेंगे अगर vapor pressure के अंदर जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल हुआ सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में, तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो उसके पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें तो अगर जो सॉल्यूट है वो वोलेटाइल हुआ सॉलिड और लिक्विड, सो जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट दैट ऑफ अ सॉल्वेंट। सो इट्स ऑल अबाउट वेपर प्रेशर. If we are going to study about vapor pressure, so here the one main topic which include under the vapor pressure is Raoult's law, which states that the partial vapor pressure of any component in the solution is directly proportional to its mole fraction. यहाँ पर आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सो ये स्ट्रेट लाइन गई है और ये स्ट्रेट लाइन जो है रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। सो अब हम बात करेंगे कुछ लिमिटेशंस ऑफ रॉल्ट्स लॉ के बारे में। सो रॉल्ट्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है ओनली डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए और ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड ये जो है एप्लीकेबल नहीं होता है टू सॉल्यूट विच डिसोशिएट और एसोसिएट इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हम बात करेंगे रॉल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कॉम्बिनेशंस के लिए। सो जो वेपर प्रेशर होता है एक सोल्यूशन का वो सम होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। ये हम लिए हैं डाल्टन्स लॉ से, इसलिए जो पार्शियल प्रेशर होता है अगर हम उसका सम करेंगे तो हमें टोटल प्रेशर और वी कैन से दैट टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा। सो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम बात करेंगे आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडल सोल्यूशन की। सो आइडल सोल्यूशन ओबे रॉल्ट्स लॉ एट ऑल द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट एट ऑल टेम्परेचर। सो इट इज़ आइडल सोल्यूशन। सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। इफ़ वी टेक टू लिक्विड A and B फ्रॉम and ideal solution where A and B molecular attraction will be the same and hence AB molecular attraction will be almost same as AA and BB molecular attraction. हम बात करेंगे फॉर आइडल सोल्यूशन जो DH मिक्सिंग होती है वो जीरो होती है, दैट इज़ ना कोई हीट एब्जॉर्ब होता है और ना ही कोई हीट इवॉल्व होता है। और DV मिक्सिंग दैट मीन्स वॉल्यूम में ना कोई एक्सपेंशन होता है और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एथिल क्लोराइड एंड एथिल ब्रोमाइड एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन CCl4 and SiCl4 is example of ideal solution. So the next topic which I am going to discuss is non-ideal solution. So non-ideal solution is deviate from ideal behavior and do not obey Raoult's law over entire range of composition. For non-ideal solution the DH mixing is not equal to 0 क्योंकि यहाँ इवॉल्व भी हो सकता है हीट और एब्जॉर्ब भी हो सकता है, और यहाँ पे DV मिक्सिंग जो होती है वो भी 0 के इक्वल नहीं होती क्योंकि यहाँ वॉल्यूम में कंट्रैक्शन भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है। यहाँ पे हमें दो केसेस देखने को मिलते हैं, पहला पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। सो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन में जो होता है PA ग्रेटर होता है XA से और PB जो ग्रेटर होता है XB से। यहाँ PA और PB जो है वो PA जो रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर को और XA और XB जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को। सो यहाँ पे जो DX मिक्सिंग है वो ग्रेटर होगी 0 से और DV मिक्सिंग भी ग्रेटर होगी 0 से। इसके एग्जाम्पल्स हैं साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल।
सो नेक्स्ट केस हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की। सो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो पी ए होता है वो ग्रेटर होता है एक्स ए से और पी बी जो ग्रेटर होता है एक्स बी से। इसमें जो डी एस मिक्सिंग होती है वो लेस होती है 0 से और डी वी मिक्सिंग भी लेस होती है 0 से। सो यहाँ पे पी ए जो है रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर को सोल्यूशन के, और यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी जो है वो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ अब हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली प्रॉपर्टी है डाइल्यूट सोल्यूशन की, जो कि डिपेंड होती है ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये डिपेंड करती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे सोल्यूट के सोल्यूशन में प्रेजेंट, ये उस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती। एंड ये डिपेंड नहीं करती आइडेंटिटी पे, एंड इसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये डिनोटिंग और डिपेंडिंग होता है कलेक्शन के ऊपर। जनरली इस चैप्टर में हम 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of a solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute present in the solution। इसका मतलब है जो इसमें रिलेटिव लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की सोल्यूशन की, वो कंटेन करेगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और वो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो कि प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में। सो यहाँ P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। सो अब हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बाय अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और इसमें जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो ऑलवेज़ कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, इसीलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं बहुत हायर टेम्परेचर तक, ताकि इसका जो वेपर प्रेशर हो वो इक्वल हो सके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। सो इसमें जो ग्राफ है इसमें रिप्रेजेंट किया गया है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। इसमें वेपर प्रेशर जो है बार और एटीएम में लिया गया है, और टेम्परेचर जो है केल्विन में लिया गया है, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखा गया है सॉल्वेंट का और सोल्यूशन का, ये दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं। सो इसमें डेल टी बी जो है, ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है इसमें वो के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M1 इंटू W1 होगा। सो यहाँ पे जो है M1 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है ऑफ सोल्यूट का, और W2 एंड W1 जो है वेट है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो इसमें हम ग्राफ देख रहे हैं जहाँ पे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, और इसमें जो है फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाता है एट एबव वेपर प्रेशर, एंड वो लोअर वेपर प्रेशर पे कन्वर्ट हो जाता है सोल्यूशन में। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो हम देखेंगे KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W1। यहाँ पे भी M1 जो है मॉलिक्यूलर वेट है सोल्यूट का, W2 एंड W1 जो है वेट है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। सो अब हम लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोसिस क्या है। So osmosis is a phenomena of passing of pure solvent from a region of lower concentration to the region of its higher concentration through a semi-permeable membrane। So इसमें क्या होता है, जनरली जहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन होता है वहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करता है और ये रीच करता है हायर कंसनट्रेशन वाले एरिया को थ्रू सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन। सो इट्स ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। सो अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। सो व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर? सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ नथिंग बट एक्सेस प्रेशर जो कि अप्लाइड होता है सोल्यूशन में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो जो ऑस्मोसिस है वो फैसिलिटेट होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो इसमें जो कंसंट्रेशन मूव होती है लोअर टू हायर, उसके फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ होता है। So here generally V is equal to nRT, where V is a volume of solution, N is a number of moles of solute that is dissolved, R is a gas constant, and T is absolute temperature. Is also used which is denote osmotic pressure. अब यहाँ पे हम एक पॉइंट देखेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं। So a pair of solution having same osmotic pressure is known as a isotonic solution. Iso that means same, or tonic that means same osmotic pressure. So it is isotonic solution.
सो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की हम बात करें तो वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉन्ट हॉफ factor. So what is the want Hopf factor? So want Hopf factor is a nothing but it is order to account for all abnormal cases. Introduce a factor I known as want Hopf factor such that I is equal to absorb colligative property upon theoretical colligative property. That means actual को हम expected से divide करेंगे तो हमें want Hopf factor मिल जाएगा. और है number of molecule actually present upon number of molecule expected to be present. So it's all about abnormal molecular weight and want Hopf factor.